नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अलास्का की ठंड के लिए भी जो जैकेट काम दे सके वो जैकेट हमने निकाल लिया है। और मेरे बैकग्राउंड से कई तरह की आवाजें आपको आ रही होंगी क्योंकि मैं अभी आ गया हूँ अपने घर दरभंगा। और ये अभी बिहार में जो 4-5 सबसे ठंडे जिले होंगे उसमें से एक है। पटना में इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी, मुजफ्फरपुर में नहीं, बेगूसराय में नहीं, देवघर में नहीं, लेकिन यहाँ मैं कल रात पहुंचा हूँ और तब से मैं कपकपी में हूँ। लेकिन हम लोग बात करेंगे बंगाल की। और आज हम लोग ऋतिक दा को पूरा समय देंगे, पूरा समय सुनेंगे, क्योंकि कई दर्शकों ने शिकायत की है आप लोगों ने कि दादा इतना कम बोलता है, दादा को बेसी बोलने को कहो। फिर कुछ दर्शकों की शिकायत है कि आप लोग टाइम कम रखते हैं। और ऋतिक दा, आपसे अनुरोध है दर्शकों का कि आप बीच बीच में थोड़ी बहुत बांग्ला भी बोला करें ताकि बंगालियों को भी आपकी बात समझ में आए, बेसी समझ में आए। बुझो तो स्वागत बुझছি करते हैं। बहुत सारी खबरें हैं लेकिन उन खबरों के पार विश्लेषण पर हम जाएंगे। तो ऋतिक भाई हमें खबरें भी देंगे, विश्लेषण भी देंगे, सब कुछ देंगे जी। सबसे पहले तो आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को वंदे मातरम, जय सिया राम और हर हर महादेव। खबरें वही है। अभी एक घोटाला निकला है मालदा से, फ्लड रिलीफ के नाम पे 100 करोड़ से ऊपर का। और जो लाभार्थी हैं, जिनके पास जाना चाहिए था, उसकी जगह पे इन्हीं के तोलामूल के पास चला गया। मतलब एक अकाउंट में 42 बार ट्रांजैक्शन हुआ। आप सोचिए, 42 बार ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में हो। और इस तरह के मतलब ट्रांजैक्शन जो फेक ट्रांजैक्शन जो है 6,965, यानी लगभग 7,000 ट्रांजैक्शन। ये टीएमसी फ्लड स्कैम इसको कहा जाए। 100 करोड़ से ऊपर है। तो सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसको कोलकाता हाईकोर्ट में पेश किया गया, तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। ये तो पहला है। दूसरा, ये हुमायूं कबीर ने, जो एक जमाने में इनके ब्लू आइड बॉय होते थे, उन्होंने खुलासा किया है कि स्वास्थ्य साथी ऐप में जो घोटाला है वो उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, 400-500 करोड़ का। कि गरीबों को चिकित्सा के लिए मतलब सुविधा देने के नाम पर ऐसा ऐसा घोटाला किया इन लोगों ने कि अपने ही भाई बंधुओं का इलाज करवा लिया। और डॉक्टर्स भी वहां पर जो है इनएफिशिएंट है। ये तो ये जो दो हुआ सो हुआ, इसके अलावा भी जो चल रहा है वहां पर। हम ईस्ट पाकिस्तान में क्यों जाए, हमारे वेस्ट बंगाल में ही इतनी खबरें हैं। एक टीएमसी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मालदा में शुभेंदु अधिकारी की रैली होने वाली थी। उस रैली के लिए कोलकाता हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी उनको। वो लोग होने नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे। और वहां पर एक आप अचानक से बंद मत हुआ कीजिए भाई, वरना लोग ये भी कहेंगे आपके प्रशंसकों की संख्या काफी बढ़ी गई है। वो कहेंगे कि दादा को तुरंत रुका देता है। देखिए, खबरों के चैनल हम हैं भी नहीं, हम तो विश्लेषण करते हैं, हम तो खबरों के पीछे की खबर बताते हैं अगर हमें पता होती है तो। इसलिए ये 3 खबरें जो हैं, दर्शकों इसको जरा इसके पार झांक कर देखने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, वो वीडियो भी जो बांग्लादेश से हमने गोटी और बंगाल का फर्क आप लोगों को बताया। हिंदुओं की दुर्दशा और अभाग्य का कारण कोई एक नहीं है। हर एक जगह हम लोगों ने ऐसे ही किया है। कहीं घाटी है, कहीं बंगाल है, कहीं ऊंच है, कहीं नीच है। और पूरी दुनिया हमारे लिए शत्रुवत होती गई, हम लोगों को मारती गई, खत्म करती गई। तो बांग्लादेश का वो वीडियो भी याद रखिएगा जिसमें 20-21 का कोई छपरी है जो बाकायदा पुलिस स्टेशन में बैठ के ये स्वीकारोक्ति कर रहा है कि हमने एसआई दास को मारा, जला दिया, हमने फलाना
कौन सा बाग वाला ये पुलिस स्टेशन उसको फूंक दिया, और वो देर हो चुकी है। आपके घर में भी ये बात आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये बात उधर ही है। आपके यहाँ भी कई इलाके ऐसे हैं। आपके यहाँ कोलकाता में हाई राइज बिल्डिंग में अकेले क्यों बनाना पड़ रहा है इलेक्शन बूथ? क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले हाई राइज अपार्टमेंट्स में लोग वोट ही नहीं दे पाते थे? ये सब वजहें और ये तमाम चीजें अगर याद नहीं रखेंगे तो बंगालियों आपका भविष्य बहुत खराब होने वाला है। जी ऋतिक भाई। तो उस लड़के को बीजेपी का कार्यकर्ता ने इतनी बुरी तरह से उन लोगों ने मारा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं जिहादियों ने ही मारा, नाक मुंह सब फोड़ दिया, उसको खून निकल रहा था, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये है। और ये बहुतायत है। 2024 में याद कीजिए, एक ताजमुल नाम का एक व्यक्ति था, एक महिला को, हिंदू महिला को खाली आरोप लगा था कि उसने अपने पति के साथ धोखा किया था, तो सार्वजनिक रूप से शरिया में लाठी लेकर उसको मारा गया था। वो पूरा वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। हम कहां सुरक्षित हैं? अभी कैनिंग में एक महिला को डंडों से पीट रहे थे लोग। महिलाओं को ये लोग पीटते हैं। नारी सम्मान की बात करते हैं और नारी के उत्थान की बात करते हैं ये विपक्ष के लोग, और नारियों का ये हाल है। आप सोच लीजिए। अभी आपको पता ही होगा, आसाम में 11 बांग्लादेशी वो अंसारुल बांग्ला और लश्कर तोयबा का मॉड्यूल पकड़ा गया। ये लोग असैसिनेशन यानी हत्या की कोशिश के लिए आए थे वहां के मुख्यमंत्री के लिए। और जो हाल वहां पे है, वहां पे 32-33% अगर वो लोग हैं, तो बंगाल में भी इतने ही हैं वो लोग। अगर घुसपैठियों को नहीं निकाला गया समय रहते, तो हिंदुओं, ये जो कुछ मेरे से हिंदू भाई पूछते हैं, अरे इससे क्या भाजपा को नुकसान होगा, इससे क्या हम जीतेंगे? ये जीत हार की लड़ाई है ही नहीं, ये आपकी सभ्यता की लड़ाई है। अगर आप मेजॉरिटी में रहोगे, बहुमत में रहोगे, तभी तभी तक यहाँ पे चुनाव होंगे, तभी तक यहाँ पे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और तभी तक यहाँ पर आप किसी पार्टी को जिता पाओगे। जिस दिन इनका पॉपुलेशन 40% को ब्रीच कर गया ना, आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा। तब ना कांग्रेस बचेगी, ना सपा बचेगी, ना बसपा बचेगी, ना भाजपा बचेगी, सिर्फ शरिया लगेगा। कम से कम ईरान के लोगों से तो सीख लो, वो सड़क पे उतर रहे हैं, तुम लोग पता नहीं कौन सी सेक्युलरिज्म का मुलम्मा चढ़ा के पी रहे हो। मैं तो कल देख रहा था आपका कार्यक्रम कि इंदौर में हिंदुओं ने जब गंदे पानी की आवाज उठाई, तो जिस वक्त उठाई थी 10-15 लोगों ने उठाई थी, सारे के सारे हिंदुओं ने क्यों नहीं घेर लिया? कौन मर रहा है उसमें? ये पॉलिटिक्स और हर चीज को उस ऑप्टिक्स से देखना, इलेक्टोरल, इसको बंद कर दीजिए। आप लड़ाई में है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग वोट दे के आते हो, अगर एक मुश्त वोट दे भी देते हो, उसके बाद आकर सो जाते हो। ना तो अपने जनप्रतिनिधि से कोई सवाल पूछते, ना पुलिस स्टेशन से पूछ जाकर आप लोग इस तरह से जो ये दिखा रहे थे, ये दियालोक भाई ने जो वीडियो भेजा, वो लोग जिस तरह से स्ट्रीट पे उतर के वो अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने तो वो छोड़ ही दिया है। आप तो अपने भगवानों तक से मतलब विमुख हो चुके हैं कि जिन्होंने अस्त्र उठाए थे। और आपको अगर अस्त्र उठाने के लिए कहा जाता है, तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि लीगली उस प्रोसेस के लिए जाइए, लाइसेंस लेकर। आप लोग इलीगली काम करना शुरू कर देते हो। इसमें जब पकड़े जाते हो तो फिर बाद में फोन करते हो अपने नेताओं को। कैसे कोई बचाएगा आपको? ये सारी चीजें हैं। आप किस तरह से घिरे हुए हो, हर चीज को पॉलिटिक्स के और पार्टी पॉलिटिक्स के, बीजेपी कांग्रेस के एंगल से देखना बंद कर दो, नहीं तो मिट जाओगे आप लोग। भाई देखिए, बुद्धिमत्ता पर चूंकि हमारा एकाधिकार है, हम हिंदुओं का, हम लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। इतने बुद्धिमान होते हैं कि जिस डाली पर बैठते हैं उसी को काट देते हैं। इतने बुद्धिमान होते हैं कि हम शस्त्रहीन हो गए। हमारे नेताओं ने किया ना। सारे कानून किसने बनाए? इस देश को
हिंदू राष्ट्र घोषित करने से किसने रोका था? ने रोका ना। जिन्ना तो नहीं आए थे, जिन्ना तो अपना हिस्सा लेकर निकल गए। नेहरू ने रोका, पटेल ने रोका, गांधी ने रोका, सुभाष बाबू ने रोका, सबने रोका। अभी भी हम खुल के ये बात कहाँ कह पा रहे हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम विस्मृति के उस महान पहाड़ के तले दबे हुए हैं जिसने हमारा अतीत छोड़िए, हमारा वर्तमान। हनुमान इतने शक्तिशाली थे लेकिन चुपचाप बैठे हुए थे समंदर के किनारे, और एक जामवंत की जरूरत पड़ी थी उनको भी। महाबलशाली, महापराक्रमी हनुमान भी भूल गए थे तो बैठे हुए थे किसी सामान्य बंदर की तरह। तो फिर जामवंत को कहना पड़ता है कि का चुप साध ही रहे बलवाना। और तब जब सीता माँ आशंका व्यक्त करती हैं कि बेटा तुम तो इत्ते से हो, पिद्दी से हो, और तुम कैसे सामना करोगे अशोक वाटिका में के खाने के लिए, तब जो वो कनक भूत निराकार शरीरा दिखाते हैं, तो हिंदू भूले हुए हैं। और इतना गहरा भूले हैं कि आप और मैं अगर उनको याद दिलाने जाते हैं तो हमें वो शत्रु मानते हैं, हमें गाली देते हैं, हमें कम्युनल, सांप्रदायिक और सारे ठप्पे लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब से सच्चाई नहीं छुपती है। सत्य वह प्रखर ज्योति है जो लोहे के 7 तवों को भेद कर भी आ जाएगी। वो रह नहीं सकती है, सत्य छुपा नहीं रह सकता है। और सत्य ये है कि आप एक युद्ध में हैं, आपकी सभ्यता को मिटाने के प्रयास पिछले 1200 वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन ये आपका आखिरी युद्ध है। यह शताब्दी अगर आपने टेक ली, अगर आप हो पाए तो ठीक है, क्योंकि आप पर हमला अब चौतरफा हो रहा है। ईसाइयों का एक समय था तो कसाईयों का रुका हुआ था। जब कसाईयों का दौर था तो ईसाई दूर थे, लेकिन अब तो ये कर रहे हैं। एक न्यूयॉर्क में खड़ा होता है जौरान ममदानी और वो आपके दिल्ली में तिहाड़ जेल के एक अपराधी को 4 लाइन की चिट्ठी भेजता है। ये बात समझने में कितनी देर लग रही है और क्यों लग रही है? जी ऋतिक भाई, आप प्लीज कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ वो जो अंग्रेजों के टाइम पे जो व्हाइट एंग्लो सैक्सन जो सोसाइटी हुआ करती थी ना, इसने धड़ल्ले से मतलब एलीट हिंदुओं का, मतलब अभिजाती हिंदू पुरुषों का और महिलाओं का धर्मांतरण करवाया। उसमें वो राजा जी भी थे बंगाल के, जिनका वैसे तो कोई योगदान था नहीं सती प्रथा में। राजा आज राम मोहन राय, जिसको कहता है पुनर्जागरण का अग्रदूत, और वो सचमुच उस विशैली बेल का अग्रदूत था। वह व्यक्ति जिसने इस देश में ईसाइयत को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उस चीज के सारे दरवाजे खोल दिए। क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों को यानी ईसाइयों को हमारे घर के राज नहीं पता थे, लेकिन ब्रह्मो समाज बना के इस व्यक्ति ने वो सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। एक अलग सेशन हम राजा राम मोहन राय पर भी करेंगे और सर रॉबिन ठाकुर पर भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बंगाल की आज की बात। ऋतिक भाई, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग खबर फिर आ गई है बांग्लादेश से। अब वहां पर जो जमात के मुसलमान है ना, वहां के जो बांग्लादेशी बांग्ला स्पीकिंग मुसलमान है जो बांग्ला बोलते हैं, उनको उस देश से भगाना चाहते हैं। ये खबर है। अभी 10 लाख लोगों को भगाएंगे बोला है और पूरे को भगा देंगे। मतलब वही चीज 1970-69 में जो शुरू हुआ था वो फिर से शुरू हो रहा है। मतलब उनको हमारे कल्चर से भी मतलब नफरत है, उनको उन लोगों से भी नफरत है अपने समुदाय के बीच में जो बांग्ला बोलते हैं। तो सोच लो फिर भैया हिंदू हुआ। भाई, जब तक आप अरबी भेड़ नहीं बनेंगे नकल वाली, क्योंकि असली अरबी भेड़ तो आपको मानती ही है,
असली अरबी भेड़ तो मोदी जीवा को दे रही है सब पुरस्कार, और अब कतर की भी आवाज नहीं निकल रही है। तो विश्व राजनीति तो इस तरह से पलटती और उलटती रहती है। कल तक के दुश्मन आपके दोस्त होते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन इन लोगों को तो व्यालोक भाई, इनको तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो बैठे हैं उनको तो अभी भी भारत और बांग्लादेश भी, इसका मतलब बांग्लादेश भी दारुल हरब दिख रहा है, पूरी तरह से दारुल इस्लाम हुआ नहीं है जब तक नहीं बांग्ला हुआ है बोलते। भाई। और ये मामला ही बेकार की बात थी कि भाषा के नाम पर हम देश बनाएंगे, बेवकूफी की बात थी। आप हिंदू हैं, आपको वो जो सेकुलरिज्म की पीक चढ़ी हुई है, जो जहर आपके दिमाग में है, उससे ये कहीं तय नहीं हो जाता है कि वो मोहम्मदन वैसे सोचेगा, नहीं सोचेगा वो। आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं, दैट्स इट। इतनी बात काफी है। इससे न आगे है न पीछे है। बात तो तब करेंगे आप ना जब इससे बात आगे जाए। इससे बात आगे जानी ही नहीं है। आप काफिर हैं, बात खत्म है। आप वाजिबुल कत्ल हैं, आपकी संपत्ति माले गनीमत है। और ध्यान महिलाएं भी। रखिए कि आपकी महिलाएं भी नहीं, सबसे पहले महिलाओं पर, क्योंकि इनका वाद ही वही है। वरना हमारे यहाँ भाई मदनोत्सव होता था, वैशाली के गणराज्य में होता था महाराज, और सरस्वती पूजा से शुरू होके और जाता था होली तक। आज की गंगा जी को पटना में और हुगली में और कोलकाता में और प्रयागराज में देख के ये मत समझिए कि गंगा जी वही है ना भाई। होली था, मदनोत्सव था। हमारे यहाँ स्त्रियां पुरुष भंड होके भंग पी के तरंग में घूमते थे, नाचते थे, पूरी पूरी स्वच्छंदता से। ये सब पर्दा हिजाब ये वो जितनी करामाती चीजें हैं, सब की सब इस राजनीतिक विचारधारा, ये दोनों राजनीतिक विचारधाराएं लाई हैं। एक सफेद कफन पहन के चलते हैं, एक काला कफन लपेटते हैं, इतना ही अंतर है। बाकी दोनों राजनीतिक विचारधाराओं में क्या अंतर है बताइए दर्शकों, अगर कोई है तो। भाई दोनों को दुनिया अपने जैसी चाहिए। दूसरा कोई भी है तो वाजिबुल कत्ल है, गर्दन उतार दो। अरे यार, ये कौन सा विचार है तुम्हारा? जबकि मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम गर्दन काट दोगे? ये कौन सी बात है? क्या बेवकूफी है? जबकि भैया इसी और ये किसी चीज की जरूरत नहीं है, और इस बात को बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के बार 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 बताए जाने की जरूरत है कि ये इन दोनों ही पंथों की किताबें सिखाती हैं भाई। और अगर उन किताबों में ये लोग कहते हैं कि इनके संदेशवाहकों की बात है, इनके प्रोफेट्स की बात है, तो वो प्रोफेट भी वही बोल रहे हैं। है, ऐसी आयतें हैं, बाइबल के वैसे किस्से हैं, और ये कहना पड़ेगा, और तब उसको पढ़ना पड़ेगा, और फिर इनके अंदर से भी और समाज में जागृति लानी पड़ेगी। अभी आप हल्ला करने लगते हैं कि मकान नहीं मिल रहा है। क्यों मिलेगा मकान साहब? आप जैन के मकान में रहेंगे तो आपको नॉनवेज खाना ही खाना है, आप उसके बिना नहीं रहेंगे। ये मतलब गजब हाल है आपका। आप सड़क पर कूड़ा फेंक ही देंगे। आप मुंबई में रहेंगे, 20 मंजिली इमारत है, और आपको बकरीद के समय आप कहेंगे कि मैं अपने अपार्टमेंट में बकरा ले जाऊंगा। मतलब इस कहाँ क्या दिमाग ही नहीं है, क्योंकि दीन में अकल का दखल नहीं है। तो दीनदार अगर अक्लमंद बनेगा तो फिर वो तो जहन्नुम की आग में जलेगा। इसीलिए मोहम्मदवाद मतलब जहालत की दुकान। फिलहाल इतना ही दर्शकों श्रोताओं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा विराम। ऋतिक भाई, आप लगातार, मैं आपकी व्यस्तता के बावजूद आपका समय बढ़ाता जा रहा हूं, और अब और बढ़ेगा, खासकर जब तक बंगाल चुनाव है, क्योंकि आज से लगातार बंगाल की टटका खबर। दर्शकों प्रेमियों हमारे, प्लीज थोड़ी सी ठंड जो बढ़ी हुई है, अपनी उंगलियों को हरकत दीजिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमारी बात जितने लोगों तक पहुंचेगी, यकीन मानिए
प्रभाव उतना बढ़ेगा और हिंदू समाज को ये करने की जरूरत है। जय सिया राम। जय श्री